प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से मैं ज्योति नागपाल आपका मेरी कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको विकारी शब्दों के अंतर्गत संज्ञा के बारे में पढ़ाया। जिस किसी भी विद्यार्थी ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो कृपया आप उस वीडियो को भी देखिए। वहाँ मैंने संज्ञा को बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है, उसके कॉन्सेप्ट को और उससे रिलेटेड, उससे संबंधित जितने भी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन सब के बारे में मैंने उस वीडियो में बताया है, तो कृपया आप उसे भी ज़रूर देखें। और आज हम अपनी कक्षा में बात करने वाले हैं सर्वनाम की। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कक्षा की ओर। विद्यार्थियों, हमारा आज का टॉपिक है सर्वनाम। आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सर्वनाम शब्द का जब हम शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो इस शब्द का विच्छेद करने पर सर्वधन नाम ये हमारे सामने आता है। सर्व का मतलब आप सभी जानते हैं, सबका, और नाम का मतलब नाम, यानी सबका नाम। अब आप ये सोचेंगे कि सर्वनाम का अर्थ सबका नाम होने से क्या पता चलता है हमें, तो देखिए इसके अंतर्गत वे शब्द आते हैं जिन्हें हम अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में नहीं रख सकते। जैसे सर्वनाम शब्द है मैं, तुम, यह, वह, इसको, तो ये शब्द कोई भी यूज कर सकता है या किसी के लिए भी यूज हो सकते हैं। इसलिए सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। अब आप एक चीज और जान लीजिए कि जिस तरह से कल मैंने संज्ञा की वीडियो में आपको बताया कि संज्ञा एक विकारी शब्द है, उसी तरह से सर्वनाम भी क्या है, एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द, और विकारी शब्दों पे आपको पता ही है कि मैंने क्या बताया था, लिंग, वचन, काल, कारक और पुरुष का प्रभाव पड़ता है, या ये लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष के आधार पर इनमें परिवर्तन आ जाता है, ये चेंज हो जाते हैं, इन्हें कहा जाता है विकारी। तो विकारी शब्द सर्वनाम को क्यों कहा जाता है, एग्जाम्पल से देखिए। यहाँ पे मैंने कहा, सबसे पहले बताऊंगी आपको लिंग के बारे में। लिंग के आधार पर सर्वनाम किस प्रकार से विकारी शब्द है इस बारे में देखिए। जैसे मैंने लिखा मैं सर्वनाम है। अब देखिए, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ती हूं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं है, यहाँ पे भी मैं है, लेकिन अगर यहाँ पे मैं जिसके लिए यूज हो रहा है, जिसके लिए प्रयुक्त हो रहा है, वो अगर पुल्लिंग है तो आएगा पढ़ता हूं, और अगर वो स्त्रीलिंग है तो मैं पढ़ती हूँ। तो इस आधार पर यहाँ पे शब्द सेम होने पर भी, लिंग में परिवर्तन होने पर पीछे की जो क्रियाएं हैं या वाक्य है या अन्य जितनी भी चीजें हैं, वाक्य के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं, उनमें भी प्रभाव इसका दिखाई देता है। अब इसी तरह से वचन में देख लीजिए। वचन के आधार पर जैसे वह पढ़ता है, और यहाँ देखिए वे पढ़ते हैं। आ गया ना अंतर। अब यहाँ पे वह मतलब एक वचन और वे मतलब बहुवचन, तो वह पढ़ता, वे पढ़ते हैं, तो परिवर्तन दिखाई दे रहा है आपको। साथ में यहाँ पे बहुवचन है तो है पे अनुस्वार भी आ गया। इसी तरह से देखिए काल के आधार पर, जैसे मैंने लिखा, ये भूतकाल है, और मैं लिखूंगा। अब आपको देख लीजिए, यहाँ पे मैंने लिखा और यहाँ पे मैं लिखूंगा, व्यक्ति सेम ही है, लेकिन जैसे ही काल चेंज हुआ, यानी ये
भूतकाल था और यहाँ वर्तमान काल हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पीछे की क्रिया और साथ में मुझे शब्द भी चेंज करना पड़ा। तो काल का भी सर्वनाम पर पूरी तरह से प्रभाव दिखाई देता है। तो इस आधार पर सर्वनाम एक विकारी शब्द सिद्ध होता है। अब हम बात करते हैं सर्वनाम की परिभाषा की। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम आए सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। देखिए, हमने संज्ञा के कॉन्सेप्ट में ये देखा कि संज्ञा क्या होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, वर्ग, भाव या विचार को हम संज्ञा कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम आए, यानी इसके मीनिंग को, इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। आपने अब तक रट्टा ही लगाया सर्वनाम की परिभाषा का, लेकिन अब हमें रट्टा ना लगा करके कॉन्सेप्ट को समझना है। तो समझिए इसे कि ऐसे शब्द जिन्हें हम संज्ञा के स्थान पे रख दें तब भी वाक्य का वही मीनिंग निकले, वही मतलब निकले, और अगर उनको हटा करके संज्ञा को उस स्थान पर रख दें तो भी मीनिंग सेम ही रहे, तो ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे? सर्वनाम शब्द कहलाएंगे। और अब मैं जो है आपको एक उदाहरण से इसे समझाना चाहती हूँ कि जैसे मैंने ये लिखा यहाँ पे कि सीता अच्छी लड़की है, और यहां मैंने लिखा वह अच्छी लड़की है। देखिए, आप पहले सेंटेंस को देखिए। सीता, सीता क्या है? सीता यहाँ पे संज्ञा है, हम सभी जानते हैं। फिर मैंने लिखा सीता अच्छी लड़की है, और यहाँ पे वह क्या है? वह है सर्वनाम, यानी यहाँ संज्ञा की जगह मैंने वह सर्वनाम लिख दिया। तो क्या मीनिंग वाक्य का चेंज हो गया? क्या जो हम वाक्य से पहले हमें जो समझ में आ रहा था और अब जो समझ में आ रहा है, क्या उसमें कुछ चेंज आ गया? वो देखिए, सीता अच्छी लड़की है, और अगर सीता वहीं खड़ी और मैंने उसका नाम ना लेकर के उससे कह दिया कि वह अच्छी लड़की है, या ये कह दिया कि यह अच्छी लड़की है, तो क्या सीता ही है ना मतलब? तो यहाँ पे वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और आगे जब आप इसके भेदों के बारे में पूरी तरह से जान लेंगे तो आपके अगर कोई कॉन्सेप्ट रह भी गया है क्लियर होने वाला तो वो भी हो जाएगा। देखिए, अब भेदों की बात करती हूँ। तो इसके भेद कितने हैं? 6 भेद हैं इसके। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। और अब हम इसके सभी भेदों को एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, अब हम सर्वनाम के सबसे पहले भेद पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम को समझने के लिए आपको इंग्लिश में आप टेंस पढ़ते हैं तो वहाँ पे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में पढ़ते हैं। बस वही सब कुछ पुरुषवाचक सर्वनाम में है। देखिए, जैसे इंग्लिश में हम बात करते हैं फर्स्ट पर्सन की, तो यहाँ पे वो फर्स्ट पर्सन कौन है? वो कहलाएगा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का मतलब बात कहने वाला, यानी बात कहने वाला इंग्लिश में कौन है? फर्स्ट पर्सन, और हमारे यहाँ क्या है? उत्तम पुरुष। और इसमें शब्द जो आते हैं वो है मैं और हम। और इसके अलावा ये है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का जो बात सुनने वाला व्यक्ति है उसको हम कहते हैं मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन। और यहाँ पे हम सामने वाले को जो हमारी बात सुनता है उसके लिए कौन से शब्द यूज करते हैं? या तो तुम कहते हैं या फिर आदर्शसूचक शब्द जो है आप उसका प्रयोग करते हैं। फिर अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन, जिसकी या जिसके बारे में बात की जाए, यानी वो हो सकता है वहाँ मौजूद भी हो या हो सकता है कि वो वहाँ मौजूद ना हो। तो जिसकी या जिसके बारे में 2 पर्सन आपस में बात कर रहे हैं वो क्या है? थर्ड पर्सन, यानी हमारे यहाँ पे क्या? अन्य पुरुष। और इसमें शब्द आते हैं वह, यह, वे, ये और आप। देखिए, अगर वह एक वचन है, वो थर्ड पर्सन जो है, अन्य पुरुष जो है एक वचन है, तो उसके लिए वह। बहुवचन है तो वे।
एक वचन है, यह बहुवचन है तो ये। अब आप कहोगे मैडम वह और यह ये शब्द कैसे यूज होते हैं? तो देखिए, अगर वो व्यक्ति वहीं खड़ा है तो उसके लिए हम यूज करेंगे यह। वहीं खड़ा है तो उसके लिए यह। जैसे मेरे हाथ में देखिए मार्कर है, तो मैं इसके लिए वह नहीं यूज करूंगी, इसके लिए मैं यूज करूंगी यह। और इसी तरह से अगर मुझसे कोई चीज दूर है तब मैं उसके लिए क्या यूज करूंगी? वह। तो जहाँ पे हम कथन को पढ़ेंगे, कथन को समझेंगे, वाक्य को देखेंगे, तो वहाँ हमें पता चल जाएगा कि वस्तु जो है वहाँ मौजूद है, तो इसके लिए हमें यूज करना है एक वचन में यह और बहुवचन में ये। और अगर वो व्यक्ति वहाँ पे मौजूद नहीं है तो एक वचन में वह और बहुवचन में वे। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न और आएगा, वो प्रश्न ये है कि मैम आपने यहाँ भी आप लिखा है, यहाँ भी आप लिखा है, तो इसका मतलब आपने ये गलत लिखी। तो गलत नहीं लिखा, इसे समझिए। मध्यम पुरुष में आप क्या है? आपका मतलब मेरी बात को सुनने वाला सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष, यानी जो वहाँ पे मौजूद है और उसे मैं आप कह रही हूँ। जैसे मैंने सामने वाले को बोला कि आप समय पर आया करें, तो इसका मतलब वो मेरी बात को सुनने वाला है, सेकंड पर्सन है, मध्यम पुरुष है, और मेरे सामने मौजूद है, मैं उसे देख रही हूँ और बोल रही हूँ। और यहाँ पे अन्य पुरुष में आप देखिए, गांधी जयंती का अवसर है और वहाँ पे गांधी जी की जो है वो प्रतिमा पड़ी है, या गांधी जी की जो है वहाँ पे फोटो पड़ी है, और मैं कुछ उनके बारे में 4 शब्द कह रही हूँ, उनके जीवन चरित्र के बारे में बता रही हूँ। तो उनकी तरफ मैं देख करके कह रही हूँ कि आप महान थे, आप आजीवन अहिंसा के लिए लड़े। तो आप ये देखिए, मैं गांधी जी को आप कह रही हूँ जबकि गांधी जी वहाँ मौजूद नहीं हैं। तो वहाँ पे गांधी जी क्या हैं? वहाँ पे गांधी जी अन्य पुरुष हैं, मध्यम पुरुष नहीं हैं। तो मुझे ये लगता है आपको ये जो दुविधा थी, ये कॉन्सेप्ट जो था आप वाला, ये भी क्लियर हो गया होगा कि अगर वो व्यक्ति वहीं मौजूद है तो वो है मध्यम पुरुष, और अगर वो थर्ड पर्सन के रूप में वहाँ नहीं है, लेकिन मान लो उसकी कोई फोटो पड़ी है या उनके बारे में हम कोई बात कर रहे हैं और तब हम उनके लिए आप शब्द का यूज कर रहे हैं, तब वो है अन्य पुरुष। विद्यार्थियों, अब हम पढ़ रहे हैं सर्वनाम का दूसरा भेद, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में आप देखिए, मैंने लिखा संज्ञा की निश्चितता का बोध कराने वाले शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा की निश्चितता का बोध कराने वाले शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और इसमें शब्द कौन से हैं? वह, वे, यह, ये, वो शब्द भी यूज कर लेते हैं, जैसे वे को वो भी कह देते हैं। अब आप एक चीज देखिए, आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि मैम अभी आपने पुरुषवाचक सर्वनाम में अन्य पुरुष में वह, वे, यह, ये वहाँ भी पढ़ाया था, और यहाँ पे आपने फिर से इनको लिख दिया, तो आप गलत पढ़ा रहे हो। तो मैं गलत नहीं पढ़ा रही हूँ। जिस तरह से मैंने मध्य पुरुष और अन्य पुरुष में आप शब्द का दोनों जगह पे किस तरह से प्रयोग होता है उसके बारे में आपकी कंफ्यूजन को दूर किया, तो इसके बारे में भी बताऊंगी। तो कुछ क्षण के लिए इंतजार कीजिए। तो यहाँ पे संज्ञा की निश्चितता का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? कहलाते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। अब आप इसके एग्जाम्पल को देखिए। यह मेरा घर है, सेंटेंस क्या है, वाक्य क्या है? यह मेरा घर है। और निश्चयवाचक सर्वनाम कहता है कि सबसे पहले आप संज्ञा को ढूंढिए वाक्य के अंदर। तो इस वाक्य में संज्ञा कौन सी है? घर। तो यह मेरा घर है कहने का मतलब कि हमें वाक्य को पढ़कर पता चल रहा है कि कोई व्यक्ति घर की ओर इशारा करके या घर के पास खड़ा होके कह रहा है कि यह मेरा घर है। तो इसका मतलब घर वहाँ मौजूद है, तो यहाँ पे होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। इसी तरह से मैंने यहाँ लिखा ये फल मीठे हैं, तो यहाँ पे वाक्य को पढ़कर क्या पता चल रहा है कि वहाँ पे फल पड़े हैं। उन फलों को चख करके या उन फलों को देख करके, उन फलों की ओर इशारा करके ये वाक्य कहा जा रहा है कि ये फल मीठे हैं। तो फलों का होना क्या है? निश्चित है, और फल भी क्या है? संज्ञा है। और यहाँ पे संज्ञा की निश्चितता जिससे पता चलती है वो कौन सा
जो है वो सर्वनाम होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे इन दोनों सेंटेंसेस में, इन दोनों वाक्यों में आपको यहाँ पे घर और यहाँ पे फल, ये दोनों संज्ञा है और संज्ञा की निश्चितता का पता चल रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब आप ये देखिए, यहाँ पे तीसरे सेंटेंस पे आइए, वह मेरा पेन नहीं है, वह मेरा पेन नहीं है। अब आप लोग क्या गलती करते हो पेपर में, जैसे ही इस नहीं को देखते हो और वहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी विकल्प में दिया होता है, तो आप बोलते हो कि उसका पेन नहीं है, इसका मतलब अनिश्चयवाचक कर दो। तो यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। अभी मैंने आपको इस सर्वनाम का नियम या रूल समझाया कि संज्ञा को ढूंढो, संज्ञा की निश्चितता को चेक करो और उसके बाद डिसीजन लो कि कौन सा सर्वनाम है। तो देखिए, वह मेरा पेन नहीं है, तो माना उसका पेन नहीं है, पर इसका मतलब पेन तो वहाँ मौजूद है, जिसकी ओर इशारा करके, जिसको हाथ में पकड़ करके ये सेंटेंस, ये वाक्य कहा जा रहा है। तो यहाँ पे पेन की निश्चितता तो सिद्ध हो रही है। तो इस आधार पर यहाँ कौन सा सर्वनाम होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। उम्मीद है कि आपकी बहुत बड़ी उलझन यहाँ से दूर होगी। और अब मैं बात करने वाली हूँ वापिस से इन्हीं शब्दों की, कि यहाँ पे भी ये शब्द आ रहे हैं निश्चयवाचक सर्वनाम में, और अन्य पुरुष में भी मैंने आपको यही शब्द बताए थे। तो इनका अंतर क्या होता है? तो देखिए विद्यार्थियों, अगर ये वाले शब्द जो हैं जिसके लिए ये प्रयुक्त हो रहे हैं, जिसके लिए वाक्य में, जहाँ पे जिनके लिए इनका प्रयोग हो रहा है, उसका बोध अगर वाक्य में ही हो जाए तो है निश्चयवाचक सर्वनाम, और अगर वाक्य में उसका बोध ना हो तो इसका मतलब वहाँ है अन्य पुरुष। देखिए, जैसे मैंने यहाँ आपको बताती हूँ, वह गाय चर रही है। मैंने सेंटेंस लिखा है वह गाय चर रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे आप सोच करके बताइए कहाँ, यहाँ पे कौन सा सर्वनाम होगा। देखिए, वाक्य को पढ़ के साफ साफ पता चल रहा है कि इसका मतलब गाय वहाँ पे मौजूद है और वह शब्द जो है वो गाय के लिए आया है, ये हमें साफ साफ पता चल रहा है। तो अब यहाँ पे ये कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब दूसरा सेंटेंस है, वह गाय ही चराता है, वह गाय ही चराता है। अब इस सेंटेंस को, इस वाक्य को पढ़िए, वह गाय ही चराता है। पता नहीं चल रहा किसके बारे में बात हो रही है, किसी लड़के के बारे में बात हो रही है, किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, या हम ये कहें कि किसी छोटे से बच्चे के बारे में बात हो रही है। कुछ नहीं पता चल रहा, किसी बूढ़े व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, नहीं पता चल रहा। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अन्य पुरुष है। और भी इसको अच्छे से समझना चाहिए तो वह गाय ही चराता है, इसका मतलब ये है कि वह जो है वहाँ पे, हम हो सकता है वो वहाँ पे मौजूद ही ना हो, और उसके बारे में हम बात कर रहे हैं और तब कह रहे हैं कि वह गाय ही चराता है, जिसके, यानी कि मान लो कोई राम है, श्याम है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं और तब हम ये कह रहे हैं कि वह गाय ही चराता है, वो वहाँ मौजूद नहीं है। तो इस आधार पर हमने इन शब्दों को निश्चयवाचक और उसके साथ ही अन्य पुरुष में अंतर जो है उसका सीखना। सर्वनाम का तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस तरह से निश्चयवाचक सर्वनाम में संज्ञा की निश्चितता का बोध होता है, उसी तरह से अनिश्चयवाचक सर्वनाम में संज्ञा की अनिश्चितता का बोध होता है। और इसके लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन से हैं? कोई, किसी, कुछ। कोई, किसी और कुछ। अब इसके उदाहरण देखिए, दरवाजे पर कोई खड़ा है। अब किसी ने ये वाक्य कहा, दरवाजे पर कोई खड़ा है। क्या इस वाक्य को पढ़ करके ये निश्चित हो रहा है कि दरवाजे पर कौन खड़ा है? हो सकता है दरवाजे पर कोई पुरुष खड़ा हो या महिला खड़ी हो, या पुरुष और महिला दोनों ही ना हो, और यहाँ वहाँ पे कोई गाय खड़ी हो, कोई पशु खड़ा हो, कोई कुत्ता खड़ा हो, तो कुछ नहीं पता चल रहा। बस इतना पता चल रहा है कि दरवाजे पर कोई खड़ा है।
तो इस सेंटेंस को, इस वाक्य को पढ़ करके हमें ये पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे संज्ञा की निश्चितता सिद्ध नहीं हो रही, और यहाँ पे कौन सा सर्वनाम है, यहाँ पे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और साथ में आपको ये शब्द भी याद रख लेने हैं, कोई, किसी, कुछ। अब आप ये देखिए, किसी ने मेरी किताब चुरा ली। अब किसने चुराई है कुछ नहीं पता चलता, किसी फ्रेंड ने चुराई है यानी उसके मित्र ने चुराई है, भाई ने, बहन ने चुराई है, कुछ नहीं पता चल रहा। तो यहाँ भी क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब दूध में कुछ गिर गया है, अब क्या गिरा है, हो सकता है छिपकली गिर गई हो सकता है कोई कीड़ा मकोड़ा जो है वो गिर गया हो सकता है तिनका ही गिरा हो। तो इससे हमें नहीं पता चल रहा कि दूध में क्या गिरा है, तो इसका मतलब यहाँ भी क्या है, यहाँ भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। देखिए विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हमने सर्वनाम के 3 भेदों के बारे में पढ़ा, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अगली वीडियो में हम इसके बाकी 3 भेदों के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको लगता है इससे आपको कुछ फ़ायदा मिला है, इस वीडियो को देखने से सर्वनाम के बारे में आपने कोई जानकारी नई प्राप्त कर ली है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए।